अब मैं दरखास्त करता हूं महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब से वो आपसे खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात लो हम आ गए। आप लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और बैठे बैठे स्टेज के ऊपर असद साहब ये सोच रहे थे मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, तेरी दुआओं से अपनी झोली भर कर जाऊंगा। मेरे भाइयों, पिछले न जाने कितने सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, न जाने ऐसे कितने लोग हैदराबाद के दारुस्सलाम में जाते, असद साहब से ये दरखास्त करते कि आप हर जगह गए हैं, मुझे इजाजत दे, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए। वैसे ही जमीन को थोड़ा सा पानी मिल जाता काहे? अरे आपके ही पैर में आएगा गंदा। इसी के हमारे किसी बंदे के पैर में बोतल भी पीवा गया नहीं देखा
मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मजलिस के इन हरे झंडों के बीच में हम जब तिरंगे को भी लहराते हुए यहां पर देख रहे हैं तो इससे ज्यादा फख्र की क्या बात हो सकती है। किसी ने कहा है कि मजलिस अगर गुजरात में आएगी तो मजलिस के लिए यहां पर आवाम के दिल में जगह नहीं रहेगी, कोई आएगा नहीं। मैं तमाम कैमरामैन और फोटोग्राफर से ये दरखास्त करता हूं, जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए और एक तस्वीर निकालिए जब मेरी पूरी आवाम दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाएगी कि हम कितने लोग यहां पर आए हैं। कल छापना तो ये छापना, कल दिखाना तो ये दिखाना। चलिए बैठ जाइए, मिल गया उनको जो मिलना था। अब कितने छापेंगे, कितने दिखाएंगे, कितने छापेंगे, कितने दिखाएंगे। 1 मिनट के बाद मैं तमाम आवाम से ये अपील करूंगा, मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल की लाइट चालू करिए, एक तस्वीर वैसे भी दिखाई जाएगी उन्हें कि कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह और उस रोशनी के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा एक पैगाम देने के लिए आया है कि हम यहां पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। बैठ जाइए, मिल गया उन्हें जो मिलना था। अब आपका काम हो गया है, अब मेरा काम। अब हम बैटिंग करने के लिए यहां पर खड़े हैं। चौके और छक्कों के अलावा हम रनिंग लेते ही नहीं हैं। मैं चौके मारूंगा, मेरे बाद जो मेरे कायद आएंगे वो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाएगा। भाइयों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों की ही मोहब्बत है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आपके बीच आई है। हम जब कुछ दिन पहले यहां पर पहली मर्तबा आए और यहां पर आने के बाद मैं और वारिस पठान जब कुछ लोगों से मिले, नौजवानों से बातचीत की, उनके जोश और जज्बे को जब हमने देखा तो मैंने उसी दिन रात में असद साहब को फोन करके एक बात कही। असद साहब को मैंने ये बताया कि अक्सर टीवी के अंदर हम एक ऐड देखा करते हैं, एक हीरो आते हैं और ये कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आए हम, अब 2 दिन के अंदर क्या करके जाएंगे आपको समझ में आएगा हमारे जाने के बाद। मुझे ये बताया गया है साबिर भाई की तरफ से, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर है, उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता ने, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने यह कहा है कि मैं देखता हूं मजलिस गुजरात में कैसे आती है। मैं उसे जवाब देता हूं अब ये पब्लिक देखेगी तू घर कैसे जाता है, वापस अपने घर कैसे जाकर बैठता है। गए वो दिन डरने के, डराने के। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जबान में तुम बात करेंगे जवाब उसी जबान में मिलेगा। तुमने कहा कि मैं देखता हूं कि कैसे आती है मजलिस,
जबान से जवाब दूं? नहीं, मैं सीटी मार कर जवाब देता हूं। आपको समझना होगा मैं क्या कह रहा हूं। मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, हम आए हैं। अगर इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, अगर हर सियासी जमात को हर जगह जाकर इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो एक पत्रकार ने आज असद साहब से पूछा कि आप गुजरात आए हैं, मोदी साहब के, अमित शाह साहब के गुजरात में आप आए हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो सवाल कर रहे और जो ये समझ रहे कि ये राज्य, ये गुजरात हमारा है, तो हम सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे। ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के। आधा मैंने बोला, आधा ये बोले। अब ये पुलिस वाले, ये मीडिया वाले, देखेंगे, इनको बीजेपी वाले पूछेंगे कुछ बोला क्या, कांग्रेस वाले बोलेंगे केस बनता क्या। अब हम इतने होशियार हो गए, आधा हम बोलते, आधा हमारी पब्लिक बोलती है। केस किस पे बनता? अगर केस बनाने के लिए जाएंगे तो क्या मिलता? बाबा जी का, क्या बोलते, बाबा जी का टुल्लू। अब हमको समझ में आ गया है कितना बोलना, कहां पे बोलना। और हां, हम गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमारे नौजवानों को किसी ने यह सिखाया है कि अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलना सीखो। अगर यह सीख किसी ने दी है तो मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। बहुत हिम्मत लगती है। 550 का ऐवान है पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर 300 एक साथ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग बैठते हैं। इतनी सारी तादाद उनकी, इतने सारे एमपीज उनके, हम कितने? दो। जब पहले दिन गए तो अमित शाह साहब ने मोदी साहब के पास गए तो मोदी साहब ने अमित शाह साहब से पूछा, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? 2। सांबा भी जवाब सिर्फ 2 नहीं दिया। सांबा ने कहा है तो 2, लेकिन 200 पे भारी है। अभी ये जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है मेरे भाइयों, तो इस यकीन के साथ आई है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे। हमें मालूम है कि गुजरात में आने से पहले बहुत सारी बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। हम यहां पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं।
हम यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि हां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सुबह जब हम हमारे महेश भाई वसावा साहब और छोटू भाई वसावा साहब के घर पर थे, जिनके साथ हमने उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया है, उनके साथ मिलकर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। जब महेश भाई स्टेज पर खड़े थे तकरीर देने के लिए, उसी वक्त अजान हुई, महेश भाई खामोश बैठ गए उस अजान का एहतराम करने के लिए। ये मेरे मुल्क की तहजीब है, ये मेरे मुल्क की संस्कृति है। इसी संस्कृति के अंदर, इसी तहजीब के अंदर हम पैदा हुए हैं। लेकिन आज मुल्क के हालात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। महज सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए समाजों के बीच दरारें और दीवारें पैदा करो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से लड़ाओ। यही काम, यही धंधा अगर कोई कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि पिछले 70 सालों से किसी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। यह हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारी जमात सिर्फ हमारी नारे लगाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन 21 कैंडिडेट्स के अंदर पारुल बेन मकवाना हमारी एक बहन है, बीना बेन परमार ये हमारी बहन है, और हम आप लोगों के ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं। ये 21 सीटें आप जिताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी ये दोनों बहनें भी जीत कर आई है यहां से आप लोगों के बीच में। क्योंकि उन लोगों के मुंह पे हमें एक तमाचा मारना है जो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि ये आए हैं और ये आए हैं तो इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। एमआईएम क्यों आई है? क्या कभी किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि तुम समझते हो कि ये कौम, ये आवाम तुम्हारी गुलाम है। इनका काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वो दिन गए जब हम बारातियों की तरह इनकी महफिलों में जाकर नाचते थे। अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर हम ही चढ़ेंगे। दूल्हे हम ही बनेंगे। मेरी भी शादी हो गई, वारिस की होगी, वारिस दूसरी कर सकता है, वारिस को बना सकते हैं। लेकिन नाचने के लिए 70 सालों तक हमने अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, अहरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम दूल्हे जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है इलेक्शन के उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत हमें नसीब हुई, ये जीत हमें नसीब हुई। और अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने खुद ने अपने औरंगाबाद शहर में 20 साल से लगातार शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना सांसद कौन?
तो शिवसेना का सांसद 20 साल से लगातार जीतते आ रहा। हम वोट किसको देते? मजलिस तो थी नहीं, मजलिस इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से हम तुमको दूल्हा बना रहे थे, तुम घोड़ी चढ़ने तैयार नहीं थे, अब तुम हटो। हम बताते हैं जीता कैसे जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, मुत्तहिद हुए, तो हमने ये दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। और अगर हम औरंगाबाद में ये कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम अहमदाबाद में भी करके दिखाएंगे। बस एक काम करना, बहुत सारे लोग आएंगे बहकाने के लिए, बहुत सारी अलग अलग बातें की जाएगी कि नहीं इनके आने से ये होगा। सबकी सुनो, सबकी सुनो, और आखिर में उठते उठते उनको कहो कि 70 सालों से तेरी सुन रहा था, मेरी सुन, तुझको जितना बोलना है बोल ले, लेकिन इस बार तो इंशाअल्लाह पतंग पर ही मोहर लगेगी मेरी। और ये जज्बा लेकर अगर आप जाएंगे तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां पर कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हर रोज हम पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देखते हैं, बड़ा जिगर लगता है। कभी सोच के देखिए कि सामने 300 एमपीज बैठे हुए, जैसे ही असद साहब खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असद साहब ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने हमको बोलना सिखाया है वो जब खड़े रहता है तो उसने ये दुनिया को बताया है कि अगर मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। मैं तुम्हारे कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मोदी जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए, मैं ये गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको हकीकत बताने के लिए आया हूं, मैं सच्चाई बताने के लिए आया हूं। और याद करो वो दिन जब सीए एनआरसी का बिल लाया गया था, सभी ने सोच लिया था कि बड़ी आसानी के साथ, लेकिन एक शेर का जिगर चाहिए। जब मैंने देखा मेरे कायक को कि सामने मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, और 6 फुट 4 इंच के मेरे कायद खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कायदा, तुम्हारा कानून मेरी नजर में क्या है, तो देखो। और उसके बाद क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज सिर्फ यही नहीं है, आज हमारा किसान भाई पिछले 2.5 महीनों से सड़कों के ऊपर बैठा है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं। 100 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये मुल्क किसानों का नहीं? क्या ये मुल्क हमारा नहीं? हमारा भी है, हमारा भी है, किसानों का भी है, हमारे ट्राइबल्स का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, ओबीसीज का है। लेकिन नहीं, हुकूमत में आ गए तो ऐसा समझ रहे कि अब हम जिंदगी भर के लिए आ गए। ना मोदी जी, ना, गलत फहमी का शिकार मत रहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा, अब रिकॉर्ड करो। मोदी जी, आपको यही आवाम है जिसने वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बिठाया। पहले क्या करते थे? आप वजीर आजम बने हैं, किसने बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। आप पहले क्या करते थे? क्या मुझे सुने नहीं आ रहा? क्या बेचते थे? मैंने कुछ बोला, केस बनता, क्या मिलता?
बस यही है कि कब तक इतना तड़पाओगे, कब तक इतना परेशान करोगे। एक बात समझ लीजिएगा, इस मुल्क के अंदर जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए। जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए, जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सफ़र की शुरुआत हुई है और हमें यकीन है आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, क्योंकि ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इंशाअल्लाह आगे का सफ़र भी हम गुजरात को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े, तमाम नौजवान जिनका जोश हमने कुछ देर पहले जब असद साहब जैसे ही अहमदाबाद के अंदर आए और इतने सारे नौजवानों का एक हुजूम देखा जो रास्ते के ऊपर इंतजार कर रहे थे, ये जोश को बरकरार रखिएगा। 21 तारीख के दिन ये जोश को बाहर निकालिएगा, अपने घरों से बाहर निकलिएगा। ये 21 उम्मीदवार हमारे जो खड़े हुए हैं, इनके चेहरों के अंदर ये